बच्चों यूपी ट्रिपल एससी का पीटी का पेपर आज फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मैंने डिस्कस कर दिया था आप लोग के साथ में। और सेकंड शिफ्ट का पेपर जो है वो आप डिस्कस करने जा रहे हैं उसके सॉल्यूशंस को, जनरल स्टडीज़ के। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि नया वीडियो जो भी आए उसकी जानकारी आपको मिल जाए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर भी करें ताकि और लोगों तक भी रीच जो है हमारी पहुँचे। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है कि 26 दिसंबर 2024 को किस देश ने बायरेक्टर अकिंसी ड्रोन से सुपरसोनिक मिसाइल यूएवी 122 का सफल परीक्षण किया? ये किया है तुर्की ने। नेक्स्ट आते हैं, डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई है सुखमय चक्रवर्ती के द्वारा। भविष्य में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट आते हैं, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके बारे में मैं बताता रहा हूँ कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये पुस्तक जो है आरसी दत्ता, रोमेश चंद दत्त ने लिखी है। नेक्स्ट है, देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है। तो एक से अधिक स्तर की सरकार बहुत कर रहे हैं, यानी कि पहले स्तर पर मान लीजिए संघ लेवल पर या केंद्र की सरकार है, राज्य में राज्य की सरकार है, तो अलग एक से अधिक स्तर की सरकार हो गई और इसको जो कहते हैं संघवाद कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संघवाद। नेक्स्ट है, रेगिस्तानी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन सामान्य है? 4 ऑप्शन है इसमें। 5, बड़े चपटे पत्ते, चमकीले रंग के फूल, उथली जड़ें और जल भंडारण के लिए मोटे तने। अब रेगिस्तान की बात यहाँ पे हो रही है, तो रेगिस्तान में पानी की कमी होती है तो जल भंडारण पौधे कर लेते हैं अपने तनों में, तो मोटे तने उनके हो जाते हैं, तो जल भंडारण के लिए मोटे तने, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 27 सितंबर को के रूप में मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है ये 27 सितंबर। नेक्स्ट है, भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 9 अप्रैल 2023 को। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, भारत इसका संस्थापक सदस्य है, नई दिल्ली इसकी हेडक्वार्टर है इस संस्था की। और जो UN के कंट्रीज़ के जो मेंबर्स हैं, UN के मेंबर्स हैं, वो जो है इसके मेंबर बन सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा के मेंबर जो है वो बन सकते हैं। तो मैक्सिमम जो है 15 मेंबर्स की बात कही जाती है इसमें कि 15 मेंबर्स तक बनते हैं और हर 5 साल में ये मेंबर्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है और इंडिया में नई दिल्ली ही इसका हेडक्वार्टर है। 7 प्रकार के जो बिग कैट्स हैं, जैसे टाइगर हुआ, चीता, और कह सकते हैं कि लेपर्ड हुआ और स्नो लेपर्ड हुआ, प्यूमा है, जगुआर है, लायन है, ये इसमें आते हैं। तो इनके संरक्षण के लिए ये बनाया गया है अलायंस। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने 1983 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में किस टीम को हराया था? भारत ने 1983 में फाइनल में वेस्ट इंडीज़ को हराया था। भारत ने पहली पारी जो है स्टार्ट करी थी और पहले जो है रन बनाए थे 183, और उसके बाद जो है वेस्ट इंडीज़ ने जो है अपनी पारी खेली और उसमें जो है वेस्ट इंडीज़ ने 140 रन बनाए, ऑल आउट हो गए, और उसके बाद जो है 43 रन से जो है भारत जीत गया। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये कहाँ खेला गया था, ये लॉर्ड्स के मैदान में खेला गया था, इंग्लैंड में। प्रूडेंशियल कप के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं, भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? आप लोग को ही पता है, इसमें जो है कोई जानकारी आप लोग को सभी पता है कि 7 कंट्रीज़ हैं जिनसे ये साझा करता है, भारत की सीमा लगती है। तो पहला तो जो है अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, उसके बाद चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, उसके बाद जो है म्यांमार पड़ता है, और म्यांमार के बाद में पश्चिम बंगाल के साथ लगा हुआ है बांग्लादेश। ठीक है, तो 7 कंट्रीज हो गए। नेक्स्ट है, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो धन विधेयक को लेकर के कथन कहे गए हैं कि इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ये गलत है। केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ये याद रखिएगा। इस संसद में किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है।
केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है, ये भी गलत है, और तो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है। और धन विधेयक को लेकर के कौन सा आर्टिकल है? 110 नंबर आर्टिकल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। अब धन विधेयक को लेकर के एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसको पेश करने से पहले जो है वो राष्ट्रपति की परमिशन लेना आवश्यक होती है। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है, इसको कौन बताता है? वो जो है सर्टिफाई करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। और धन विधेयक को पारित होने की बात अगर करें तो हम तो आप लोग जानते भी हैं कि लोकसभा जो है इसमें इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले करती है। लोकसभा में ये पारित हो जाता है तो राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा 14 दिन तक इसको रोक सकती है धन विधेयक को। अगर वो नहीं पारित करती है 14 दिन में तो पास मान लिया जाता है राज्यसभा से। उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति को संस्तुति देना आवश्यक होती है, इसको लौटा नहीं सकते राष्ट्रपति धन विधेयक को। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में विकास का एलपीजी मॉडल में प्रस्तुत किया गया था। 1991 में 1991 में प्रस्तुत किया गया था। ये एलपीजी मॉडल कहने का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण कह सकते हैं या वैश्वीकरण कह सकते हैं। मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे और प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। और भारत की स्थिति जो है वो इकॉनमी भारत की बहुत ही नाजुक हालत में थी और इकॉनमी एक तरह से डूब रही थी। और उस समय जो है भारत ने सोना जो है वो गिरवी रखा था आईएमएफ के पास में। तो तब ये जो है ये मॉडल जो है एलपीजी मॉडल लाया गया था। वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह उस समय। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें एक युगल मामला एक के रूप में गिना गया भी शामिल है। तो ये 139 टोटल है। 7 है पद्म विभूषण मिले थे, दिए गए। और उसके बाद जो है 19 पद्म भूषण दिए गए और 113 जो है वो पद्मश्री दिए गए राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। इनमें से जो है 10 लोगों को जो कि विदेशी थे उनको मिले, और पोस्टमसली या मरणोपरांत जो है वो 13 लोगों को दिए गए, और महिलाओं को 23 दिए गए। 23 पद्म अवार्ड जो है वो महिलाओं को दिए गए। ठीक है। तो 139 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे के बीच के समय अंतराल को कहा जाता है लिखा है इसमें। तो प्रश्नकाल होता है 11 से 12 बजे, और उसके बाद 12 बजे को जो है 12 से 1 के बीच में ये शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल में बेसिकली क्या होता है, जैसे प्रश्नकाल हो गया और लोकसभा में, और जैसे प्रश्नकाल के बाद में जब शून्यकाल होता है तो इसमें क्या होता है कि कोई विशेष जो महत्व का विषय है, जैसे मान लीजिए सार्वजनिक कोई हित का विषय है या सामाजिक हितों को लेकर के कोई विषय है, कोई बड़ी घटना घट गई है भारत में, हमारे देश में, उसको लेकर के कोई बात है, या कोई आपदा आ गई है उसको लेकर के विपक्ष जो है वो चर्चा की मांग करता है। तो उस पर जो चर्चा होती है उसके लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कहीं पे बाढ़ आ गई, तो अभी जो है जैसे पंजाब में बाढ़ आई हुई है और हालत बहुत ख़राब है वहाँ पर, दिल्ली में भी हालत ख़राब है। तो वहाँ से तो उसके बाद जो है जैसे मान लीजिए अभी हाल ही में उत्तराखंड में बादल फटा था, तो उसके अलावा जो है बाढ़ के अलावा मान लीजिए जो नेचुरल डिज़ास्टर्स के अलावा मान लीजिए कोई ऐसा अपराध ऐसा कोई व्यक्ति कर देता है कि जो कि एक संगीन अपराध हो जाता है, और संगीन अपराध को लेकर के पूरे देश में जो है चर्चाएं होने लगती हैं, और तो उसको लेकर के विपक्ष मांग कर सकता है कि सरकार उस पर चर्चा करे सदन में। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो शून्यकाल में जो है ये शून्यकाल में ये चर्चा की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, रुद्रदमन का गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है, जिसका निर्माण किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था। तो सुदर्शन झील का निर्माण जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त वैश्य को जिम्मेदारी सौंपी थी। पुष्यगुप्त वैश्य ने ये जो सुदर्शन झील है उसका निर्माण करवाया था। ठीक है। उसके बाद में अशोक के काल में तो शास्त्र को ये जिम्मेदारी अशोक ने सौंपी थी, और तो शास्त्र ने इसको जो है और भी इसका कह सकते हैं कि
इसको बढ़वाया था, इसका जो है सुदर्शन झील को जो है वो और भी इसका डेवलपमेंट किया था। उसके बाद में स्कंदगुप्त गुप्त काल में शासक हुआ है जो स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त के बाद में स्कंदगुप्त के टाइम पर जो है ये सुदर्शन झील जो है इसका जीर्णोद्धार किया गया था, या कह सकते हैं रिपेयर की गई थी। ठीक है, और सुदर्शन झील ये पड़ती कहाँ पर है? ये जो है गुजरात में स्टेट जो है गुजरात है, और गुजरात में काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट है, तो काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ती है। नेक्स्ट है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, यानी DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? ये 1958 में इसकी स्थापना हुई। डिफेंस रिसर्च को लेकर के ये ऑर्गेनाइजेशन है। ख़ास तौर से जो है रक्षा उपकरण नए जो है रक्षा को उपकरण बनाए जाते हैं, या फिर कोई उसको रिसर्च करी जाती है, शोध किया जाता है, वो रक्षा उपकरणों पर, मिसाइल्स पर जो है शोध किया जाता है। मिसाइलों के जो टेस्ट होते हैं तो वो भी जो है DRDO पहले जो है वो कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अंतर्गत आती हैं। अब रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को लेकर के वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है, या कह सकते हैं डायरेक्टर है, तो वो है समीर V कामत। ठीक है, याद रखिएगा। और मान लीजिए अगर कोई पूछे कि पहला डायरेक्टर कौन है, तो वो है दौलत सिंह कोठारी से। ठीक है, डॉक्टर लगा दीजिएगा, नाम क्या होंगे, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मनुष्य के शरीर में मुद्रा और संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? मुद्रा और संतुलन ये जो है नियंत्रित होता है सेरिबेलम के द्वारा। ठीक है, बाकी पार्ट्स भी दिए गए हैं मस्तिष्क के। पॉन्स जो है ये, जैसे मान लीजिए जीभ है तो स्वाद है, या फिर जो जीभ के अलावा मान लीजिए सूंघना है, या फिर नींद है, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर सोता है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मस्तिष्क में पॉन्स के द्वारा ये बताया जाता है, उनको जो है ये नियंत्रित की जाती है। ठीक है, और सेरेब्रम जो है, सेरेब्रम के द्वारा जो है कि जैसे मान लीजिए मेमोरी है, या याददाश्त हो गया, सोचने की शक्ति है, थिंकिंग है, तो ये सारी चीज़ें जो है सेरेब्रम के द्वारा ये नियंत्रित होती हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है, या फिर लंग्स जो है या रेस्पिरेशन करते हैं, तो वो भी जो है नियंत्रित, मस्तिष्क का जो भाग होता है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा ये मस्तिष्क का जो भाग है ये ब्लड प्रेशर नियंत्रित करता है, या फिर कह सकते हैं कि जो मैंने बताया कि श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में ये स्थित है, भरतपुर में। ठीक है, तो इसमें जो है साइबेरियन क्रेन जो है ये, और भी जो बर्ड्स हैं वो रशिया के साइबेरिया से वो आती है यहाँ पर इंडिया में, और उसके बाद जो है वो जो है वो इस तरह से विस्थापन करती हैं। ठीक, यहाँ से फिर वापस साइबेरियन जाती हैं। तो आर्कटिक क्रेन हो गया, या फिर साइबेरियन क्रेन हो गया। ठीक है, तो केवला देवी घना भरतपुर में है। नेक्स्ट है भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में शुरू हुआ है? तो विदेश में जन औषधि केंद्र खोला गया है मॉरिशस में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ या पारसनाथ बोल सकते हैं, से जुड़ा प्रतीक क्या है? तो देखिए 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे, और पारसनाथ बेसिकली पड़ता कहाँ है, या पार्श्वनाथ की बात यहाँ पे कही जा रही है, वो पड़ता कहाँ है? एक जगह का नाम है, एक तरह से एक टाउन है, वो बिहार में पड़ता है। गिरिडीह के लिए रोड जाती है, वहाँ से उसके पास में पारसनाथ पड़ता है, और पहाड़ियों के ऊपर जो है वो ये पारसनाथ की चोटी जो है ये वहाँ पर इनका मंदिर है, और इनसे जुड़ा प्रतीक जो है वो सांप है। बाकी 3 प्रतीक भी दे रखे हैं, जैसे बैल है, शेर है, शंख है। शेर जो है ये महावीर स्वामी का प्रतीक है, जो 24वें तीर्थंकर हुए हैं, है ना। और उसके बाद जो है बैल है, ये पहले तीर्थंकर हुए जो ऋषभनाथ है या ऋषभ देव है, उनका ये प्रतीक है। और शंख ये 22वें तीर्थंकर हुए नेमिनाथ, उनका प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत को अभिलेख का न्यायालय घोषित किया गया है। अब देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट की क्लास जो है या फिर जो कोर्ट सिस्टम है उसकी क्लास जो है वो इंडियन पॉलिटी क्लासेस का जो वीडियोस हैं वो डले हुए हैं, आप उनको देखिएगा तो आपको जो है पूरा जो इंडियन पॉलिटी जितने भी चैप्टर्स हैं उनके मेजर जो चैप्टर्स हैं उनके वीडियोस जो है मैंने पहले से बना के डाले हुए हैं। तो मैंने उसमें बताया भी है कि अभिलेखीय न्यायालय कहने का मतलब है साक्ष्य के रूप में जो है इनके डिसीजंस को रखा जाता है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को और हाई कोर्ट के डिसीजंस को। तो साक्ष्य के रूप में खास तौर से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को रखा जाता है। और ये जो है अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 147 तक के बीच में जो अनुच्छेद दिए गए हैं, आर्टिकल दिए गए हैं संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 129 की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है जस्टिन ट्रूडो, जिन्होंने 6 जनवरी 2025 को अपने इस्तीफे की घोषणा की, किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो जस्टिन ट्रूडो जो है ये कनाडा के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूजल के अतिदोहन की सबसे गंभीर समस्या का सामना कर रहा है? अतिदोहन की समस्या का सामना करने वाला राज्य जो इस समय है वो आप लोगों ने न्यूज़ में भी सुना होगा, पंजाब है वो, ठीक है। नेक्स्ट है कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यह कार्य किसके द्वारा किया गया? ये किया गया कॉलिन क्लार्क के द्वारा। आंसर हो जाएगा इसमें बी, कॉलिन क्लार्क। नेक्स्ट है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो किस वर्ष में पारित हुआ? ये हुआ 1986 में, 1986 में ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट है त्रिपिटक किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं? तो बुद्ध की जो पारंपरिक शिक्षाएं हैं तो त्रिपिटक के बारे में जान लीजिए। जो त्रिपिटक है उसकी जो उसको लिखा है वो आनंद ने लिखा है। उसके बाद जो है विनय पिटक लिखा गया, विनय पिटक को पाली ने लिखा। उसके बाद अभिधम पिटक जो है वो मोगलीपुत्र तिस्सा ने लिखा, ठीक है। मोगलीपुत्र तिस्सा जो थे वो अशोक के गुरु भी थे, जिनको उपगुप्त भी कहा गया है। और अब इसमें से बुद्ध की जो पारंपरिक शिक्षाएं है इनको सूत्र पिटक में दी गई है, और विनय पिटक में जो है नियम संयम के बारे में बताया गया है, वो धर्म में के जो भी नियम है उनके बारे में बताया गया है। और उसके बाद में अभिराम पिटक में सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर तो है सूत्र पिटक, ठीक है, याद रखिएगा, ये आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? अभ्यास साइक्लोन जो है ये 2025 से फरवरी 2025 में ये आयोजित किया गया था। ये जो अभ्यास है और ये मिस्र के साथ किया गया था, इजिप्ट के साथ किया गया था, ठीक है, राजस्थान में किया गया था ये। नेक्स्ट है विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आप लोग भी जानते हैं इसको, वोल्टमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वन खारे पानी के अनुकूल है? तो मैंग्रोव्स वन जो है वो खारे पानी के अनुकूल बोले जाते हैं। मैंग्रोव्स खास तौर से जो है दलदली भूमि में होते हैं, मार्सी जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उसमें होते हैं। और मैंग्रोव्स इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं? तो जो मैंग्रोव्स खास तौर से जो है जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के पास सुंदरवन का डेल्टा उसको बोला जाता है, सुंदरी नामक वृक्ष होता है। तो सुंदरवन का डेल्टा जो है ये एक तरह से ये मार्सी लैंड होती है, ये दलदली भूमि होती है। तो यहाँ पर जो है मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। और साथ साथ में कच्छ का रण है गुजरात में, तो वहाँ पर भी ये मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद में भारत का संविधान बना 1950 26 जनवरी को लागू हुआ। और उसके बाद में भारत जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो एक तरह से जो है पहली पंचवर्षीय योजना जब आती है तो 1951 में वो स्टार्ट होती है। और कृषि जो है उसको प्राथमिकता में रखा जाता है, क्योंकि कृषि प्रधान देश हमारा पहले से बोला जाता रहा है। तो 50% से ज़्यादा जो जीडीपी का हिस्सा है वो कृषि के क्षेत्र में योगदान देता था, बल्कि हम कहेंगे अभी जो है करंट में कृषि क्षेत्र में जो है योगदान वो कम हो गया है और 16% के आसपास है जीडीपी का। और अभी जो है 50% से ऊपर 55-56% के आसपास जीडीपी का जो योगदान है वो सर्विस सेक्टर ने ले लिया है।
तो 3 सेक्टर जो होते हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीयक क्षेत्र होता है और तृतीयक क्षेत्र होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है, जिसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, उसमें एग्रीकल्चर आता है, कृषि, वानिकी, मत्स्य और जो खान होती हैं। तो खान जो है, जैसे कोयले की खान है, तो ये सभी जो खानें हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में ही आती हैं। इसको ध्यानपूर्वक इसको याद रखिएगा, क्योंकि इसको कोई लोग जो है वो औद्योगिक क्षेत्र में इसको मान लेते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में मान लेते हैं। और परिवहन हुआ, संचार हुआ, या जो कोई सेवाएं हुई, बैंकिंग हुई, टेलीकॉम हुआ, ये सारी चीज़ें जो है वो सेवा क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, सेवा क्षेत्र बोला जाता है, टर्सरी सेक्टर बोला जाता है। नेक्स्ट है, इसका आंसर हो जाएगा बी, कृषि। नेक्स्ट है मार्च, किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है? मार्च जो है ये मध्य प्रदेश का पारंपरिक लोक नाट्य है। मंच के नाम से भी इसको कह सकते हैं, इसका मतलब होता है मंच। और ये मालवा जो पठार है वहाँ पर, ये वहाँ के क्षेत्र में जो आबादी बस्ती है, वहाँ पर जो वो आबादी लोक नाट्य वहाँ का जो है पारंपरिक लोक नाट्य है। और मालवा के क्षेत्र से जो है कुछ ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। याद रखिएगा, चंबल है, कैन बेतवा है, पार्वती है। तो ये सभी नदियाँ जो है ये मालवा के क्षेत्र से ही निकलती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये आंसर है इसका मध्य प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है के रूप में जाना जाता है? तो ये दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद जो है ये किससे संबंधित है? ये है सामवेद से। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है कि स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है? तो छांदोग्य उपनिषद जो है वो, उसमें जो है तीनों आश्रम, 4 आश्रम होते हैं, जैसे कि ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, फिर गृहस्थ आश्रम होता है, वानप्रस्थ आश्रम होता है, संन्यास आश्रम होता है। हर 25 साल पे ये डिवाइड किए गए हैं कि जैसे ब्रह्मचर्य में जो बच्चा जो है शिक्षा पाता है, तो वो जो है ब्रह्मचर्य में जो है ये शिक्षा पाने के टाइम पे 25 साल तक जो है एज रखी गई है। उसके बाद में जो है वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है व्यक्ति, और 50 साल की आयु तक, 25 से 50 साल की आयु तक गृहस्थ हो गया, 25 तक जो है ब्रह्मचर्य हो गया। उसके बाद फिर वानप्रस्थ हो गया, वनों में उसको विचरण करना चाहिए, वन में चले जाना चाहिए, ये जो है कहीं कहा गया है व्यक्ति को। तो ये 50 से लेकर 75 वर्ष की आयु तक जो है वानप्रस्थ होता है। फिर उसके बाद में संन्यास आश्रम होता है। संन्यास में जो है पहाड़ों पर जो है उसको सन्यासी बन जाना चाहिए, पहाड़ों में चले जाना चाहिए 75 साल से ऊपर का जब व्यक्ति हो जाता है तब। तो 3 आश्रम जो है ये डी इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये जो है छांदोग्य उपनिषद में ये बताए गए हैं। ठीक, फिर आते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान सक्षम करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ है? अभी हाल ही में शामिल हुआ है, और ये हुआ है प्रोजेक्ट नेक्सस में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट नेक्सस। नेक्स्ट आते हैं, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो इसमें तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और दिहांग और लोहित, ये जो नदियाँ जो है ये इसकी सहायक नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र की। और ब्रह्मपुत्र नदी का जो ऑरिजिन वो कहाँ से होता है? वो कैलाश मानसरोवर से होता है। 3 नदियाँ जो है वो उनका कैलाश मानसरोवर से ऑरिजिन होता है, सिंधु नदी का, सतलुज नदी का और ब्रह्मपुत्र नदी का। ठीक है, लहासा ये राजधानी है तिब्बत की। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसे 2024 में पैरा थेरापी के लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम के लिए मिला? ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए के रूप में उसको जो है किसको अर्जुन पुरस्कार दिया गया? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1961 में करी गई। ये देना स्टार्ट हुआ 1961 से। ठीक है, और इसको जो है मुरलीकांत राजाराम पेटकर, इनको ये दिया गया पैरा थेरापी में। और दूसरे जो है सुच्चा सिंह को जो है वो व्यायाम के लिए उनको मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है, रसिया गीत किस राज्य के क्षेत्रीय गीत है? उत्तर प्रदेश का ये गीत है, क्षेत्रीय गीत है। कहाँ पे होता है रसिया? ये होती है मथुरा वृंदावन में। ठीक है, नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? आप लोग जानते ही हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय जो है मॉन्ट्रियल में स्थित है, कनाडा में। ठीक है, जिनेवा में भी बहुत सी संस्थान हैं, उनके मुख्यालय है, जैसे ILO है, WTO है, WHO है। तो इन सभी का मुख्यालय जिनेवा में है।
ब्रुसेल्स ये बेल्जियम में है, यहाँ पे नाटो और EU का मुख्यालय है, यूरोपियन यूनियन और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो। ठीक है। पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है, यूनेस्को का। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो के रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया है इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद पर पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा। यानी कि यहाँ पे 57 अनुच्छेद की बात हो रही है और आर्टिकल नंबर अनुच्छेद संख्या 52 से लेकर के 61 के बीच में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो इसमें जो है राष्ट्रपति के पुनः चुनाव की बात कही गई है। कोई व्यक्ति अगर जो है राष्ट्रपति है तो वो बाद में भी चुनाव लड़ सकता है, सेकंड टर्म के लिए भी चुनाव लड़ सकता है। ठीक है। अभी तक जो है सेकंड टर्म के लिए चुनाव लड़ने वाले जो राष्ट्रपति हुए हैं वो लगातार 2 बार बने हैं, वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले वाले। नेक्स्ट है, मनीष सिंघल को 1 जनवरी 2025 को महासचिव नियुक्त किया गया था। अभी एक कौन सी संस्था का महासचिव इनको नियुक्त किया गया? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, एसोचैम, फिक्की और नेस्कॉम, ये 4 दे रखे हैं। आंसर इसका फिक्की है। नेक्स्ट आते हैं, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? देखिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है इसको लाया कौन था? महात्मा गांधी इसको लाए थे, ये वर्धा में लाए थे। ठीक है। और जिस समय ये लाए थे वो डेट थी 14 जुलाई को ये लाए थे। ठीक है, 14 जुलाई को लाए थे 1942 में। अब उसके बाद में 8 अगस्त 1942 को ये पारित हो गया था ये प्रस्ताव। और ये प्रस्ताव हुआ था ग्वालियर टैंक जो जगह है वहाँ मुंबई में, वहाँ पर ये पारित हुआ था। तो अगस्त 1942 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट आते हैं, क्यूबा की राजधानी हवाना है और क्यूबा की करेंसी क्या है? वो है पेसो। ठीक है। क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है और ये है कहाँ पे? कैरिबियन सागर है जो उत्तरी अमेरिका है, तो नीचे अमेरिका है, अमेरिका के बाद मैक्सिको है, तो कैरिबियन सागर मैक्सिको इस तरफ जो है कह सकते हैं कि बोलेंगे तो पूर्व की तरफ जो है पड़ता है। ठीक है। तो वहाँ पूर्वी तट की तरफ पड़ता है। तो कैरिबियन सागर के पास में जो है द्वीप बसे हुए हैं, उन्हीं द्वीपों में से जो है एक देश है वो क्यूबा है। और ज़्यादा उन देशों को जो है पूरा वेस्ट इंडीज़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। नेक्स्ट आते हैं, जब रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है, एब्जॉर्ब करती है, तो अभिक्रिया रिएक्शन में मिश्रण के तापमान, मिक्सचर के तापमान पर, टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे ही ऊर्जा को अवशोषित करना, यानी कहने का मतलब है टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है। तो ऊर्जा जो है उसमें से जो टेम्परेचर होगा वो गिर जाएगा, तो तापमान जो है वो गिरता है रिएक्शन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा ज्ञात या उपयोग में नहीं की गई थी? ठीक है। तांबा दे रखा है। हम लोग जानते हैं कि तांबा जो है खेतड़ी माइन से उस समय हड़प्पा काल की सभ्यता के समय वहाँ पे ये जो है तांबा को एक्सपोर्ट किया जाता था। ठीक है। ईरान को एक्सपोर्ट किया जाता था। तो तांबा तो, कॉपर तो थी। फिर सोना, कोलार सोने की खान है कर्नाटक में, तो सोना भी था। कांस्ययुगीन सभ्यता अपने आप में उसको बोला जाता है। और लोहा जो है ये नहीं था। तो लोहा का जैसे 3500 से लेकर के ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के बीच में ये सभ्यता रही। कहीं कहीं पर ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व भी दे रखी है। NCERT में 3500 से 1500 ईसा पूर्व तक इसका काल जो है वो दे रखा है। शहरी सभ्यता थी ये, और उसमें जो है लोहा का प्रयोग नहीं हुआ। लोहा जो है वो 1000 ईसा पूर्व में पहली बार एटा के पास में जगह है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा ये जो है यहाँ पर जो है उत्खनन हुआ, वहाँ से इसको जो है अतरंजी खेड़ा से पहली बार लोहा प्राप्त हुआ था, जो कि हड़प्पा काल में नहीं था। नेक्स्ट है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस PVD सम्मेलन 2025 18वां का आयोजित किया गया था। तो 9 जनवरी के दिन ये मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है। और 9 जनवरी 1915 को जो है गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। ठीक है। और ये जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस ये बनाया गया, ये हैदराबाद में इस बार
सम्मेलन हुआ है 2025 में का जो सम्मेलन है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। किसी देश के छोटे अक्सर शत्रुतापूर्ण इकाइयों में विभाजन को कौन सा शब्द दर्शाता है? छोटे शत्रुतापूर्ण इकाइयों को, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं छोटे शत्रुतापूर्ण इकाइयों की बात आ रही है, तो विलयन तो होगा नहीं, सॉल्यूशन उससे मतलब नहीं है। संघवाद यहाँ पे ये सरकार को दर्शाता है। उपनिवेशवाद ये भी नहीं है। ठीक है, आंसर इसका है बाल्कनीकरण। तो बाल्कनीकरण कहने का मतलब है जैसे बाल्कन राज्य है, तो बाल्कन राज्य कौन कौन बोल जाते हैं? लाटविया, लिथुआनिया और इस्टोनिया बोला जाता है बाल्कन राज्य को, इसको भी याद रखिएगा। आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने सौंपी थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है वो रास बिहारी बोस ने जो है भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी। उसके बाद जो रास बिहारी बोस जो है वो इसको जो है सौंपते हैं सुभाष चंद्र बोस को, और रास बिहारी बोस तब जो है ये सौंपते हैं। तो ये जो है लीग जो है इसको बाद में आज़ाद हिंद फौज भी का मतलब कहा जाता है। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने की है, और ये कहाँ पर सौंपते हैं? ये सिंगापुर में सौंपते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस के जलने को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है? अब इसमें ऑप्शन दे रखा है क्योंकि ये गर्मी को अवशोषित करती है, नहीं, क्योंकि इसमें अवस्था में परिवर्तन शामिल है। अवस्था में तो परिवर्तन होता नहीं है, इसमें गैस है तो गैस ही रहेगी। प्रकाश उत्पन्न तो कर नहीं सकती, फोटोन पार्टिकल्स होते नहीं है, तो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। और ना ही जो है जो कह सकते हैं कि जो एक तो जो प्राकृतिक प्रकाश होता है तो वो तो सूरज के द्वारा उत्पन्न किया जाता होता है, और दूसरा जो है जो कह सकते हैं कि अदर सोर्स ऑफ जो लाइट है, जैसे जिसको कहते हैं कि मोमबत्ती हो गया, या फिर लालटेन हो गई, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी के उपकरण हो गए, तो ये भी हो गए। तो ये जो है ये सभी जो है ऊष्मा से भी अभिक्रिया में ये जलने से नहीं होता है। तो इस क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ये आंसर इसका हो जाएगा। हीट एनर्जी जो है इसमें निकलती है। ठीक, नेक्स्ट है, का अर्थ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू 243 क्यू के अंतर्गत गठित स्वशासन की संस्था है। पिछले पेपर में स्वशासन को लेकर के भी क्वेश्चन शायद आया था, जो शिफ्ट 1 था। ठीक है, तो मैंने वैसे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए हैं उसमें ये जो है स्वशासन की बात कही गई है। तो इसको याद रखिएगा कि स्वशासन जो है ये पंचायती राज और नगर पालिका की बात इसमें आती है। तो भाग 9 बाद में जोड़ा गया, भाग 9 का बाद में जोड़ा गया। 9 में 243 से लेकर के 243 ओ तक, 243 ओ तक जो है ये पंचायती राज के आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स यहाँ सबके जो है पंचायती राज को अंतर्गत आते हैं। 9 का ये नगर पालिका से संबंधित है, 243 पी से लेकर के 243 जेड तक, जेड जी तक बल्कि, है ना, जेड जी तक। तो ये 9 और 9 का ये जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन आया था तब भाग 9 जोड़ा गया था पंचायती राज। 74वां संविधान संशोधन आया था तो 9 का जोड़ा गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसमें आंसर हो जाएगा नगर पालिका। तो ये जो मेजर क्वेश्चंस थे या फिर जनरल स्टडीज़ के जो क्वेश्चन थे शिफ्ट सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर जो पीईटी का हुआ है आज, उसका मैंने सॉल्यूशंस आपको बताया, एक्सप्लेन किया। और कल भी पेपर है, तो कल का भी जो है पेपर होने के बाद में जो उसका जो सॉल्यूशन होगा तो उसके बारे में उसको भी हम आपको बताएंगे, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।